हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी काव्य का काव्यास्वादन चैप्टर को देखेंगे और यह वीडियो तीसरा होगा। काव्यास्वादन क्या है? कविता में कविता का स्वाद उसके अर्थ ग्रहण करने से होता है, इसलिए कविता के शब्दों का मुख्य अर्थ समझना आवश्यक होता है। क्योंकि कविता की वाक्य संरचना में प्रायः शब्दों का क्रम वह नहीं रहता जो गद्य में होता है। अतः कविता के शब्दों के अर्थ एवं उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने से ही कविता का अर्थ प्रकट होता है। इस प्रक्रिया में शब्द के वाच्य के साथ साथ उनमें निहित लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं, जिससे कविता के भाव में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी एक ही प्रसंग के कई शब्द एक साथ आ जाते हैं, इसलिए शब्दों की ओर ध्यान देकर अपेक्षित अर्थ जानना चाहिए। काव्यास्वादन के लिए कविता को बार बार सस्वर पढ़ना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित बातें सहायक होती हैं। पहला है कविता के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में लिखना तथा समझना। दूसरा है रस, अलंकार, गुण और छंद आदि को समझकर कविता में इनकी उपयोगिता को हृदयंगम करना। तीसरा है अच्छे भाव वाले पदों को कंठस्थ करना तथा उनका स्वसर पाठ करना। काव्य के भेद। काव्य के दो भेद होते हैं या काव्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वे काव्य हैं जो कानों से सुने जाते हैं तथा पढ़े जाते हैं, जैसे कविता, गीत आदि। श्रव्य काव्य के भेद। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है आख्यानक गीतिका। महाकाव्य में जीवन के व्यापक रूप को चित्रित किया जाता है। इसमें कथा ऐतिहासिक होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर रस, श्रृंगार रस तथा शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौड़ होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है तथा इसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होता है। आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना, कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी साधारण व्यक्ति इसका नायक हो सकता है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन आदि।
दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण किया जाता है। लेकिन खंड काव्य किसी महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा सर्ग नहीं होता। खंड काव्य स्वयं में पूर्ण होता है। पूरे खंड काव्य में एक ही छंद प्रयुक्त होता है। कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य इस प्रकार हैं: पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुस, सुदामा चरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी आदि प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। तीसरा है आख्यानक गीतियाँ। महाकाव्य तथा खंड काव्य से भिन्न पदबद्ध कहानी को आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों का चित्रण किया जाता है। यह गीतात्मक तथा नाटकीय पूर्ण होता है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। कुछ प्रसिद्ध आख्यानक गीतियाँ इस प्रकार हैं: झांसी की रानी, रंग में भंग, बिकट भट्ट आदि। दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य महाकाव्य तथा खंड काव्य से भिन्न होता है। इसमें महाकाव्य और खंड काव्य की तरह धारावाहिकता नहीं होती है, फिर भी स्वयं में पूर्ण होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव, एक कल्पना का चित्रण होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हैं, जैसे कबीर के दोहे, बिहारी की रचनाएं, रहीम के दोहे तथा सूरदास और मीरा के पद आदि हैं। मुक्तक काव्य के भेद। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं। पहला है पाठ्य मुक्तक, दूसरा है गेय मुक्तक। पहला पाठ्यमुक्तक। पाठ्यमुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। किसी भी विषय में किसी भी प्रसंग को लेकर भावपूर्ण चित्रण किया जाता है और किसी न किसी विचार अथवा रीति का वर्णन किया जाता है। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, मोतीराम देव आदि की रचनाएं इसी कोट में आती हैं। दूसरा है गेय मुक्तक। इसे गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। इसमें भावप्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है, जैसे गीत, गाने आदि। दूसरा है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वे काव्य होते हैं जो अभिनय के माध्यम से देखे व सुने जाते हैं, जैसे नाटक, एकांकी आदि।